7 अक्टूबर 2023 अब तक का इजराइल के लिए वो काला दिन जिसको इजराइल जल्दी नहीं भूल पाएगा। उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना इजरायली जनता ने भी अपने सपनों में नहीं की होगी। उनको बताया गया था कि वो दुनिया के बेहतरीन सुरक्षा कवच आयरन डोम के प्रोटेक्शन में है। आयरन डोम एक ऐसा मिसाइल डिफेंस मैकेनिज्म है जिसको दुनिया की कोई भी मिसाइल या ड्रोन भेद नहीं सकता। इसको इस तरह बनाया गया है कि यदि कोई भी मिसाइल या रॉकेट इजरायली आसमान में प्रवेश करे तो ये दो मिसाइल छोड़ता। एक मिसाइल उस आने वाले मिसाइल को मार गिराता और दूसरा मिसाइल उस अड्डे को जहां से वो हमलावर मिसाइल चलाता था। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कोई आतंकी आपको गोली मारे और आप उसकी तरफ इतनी तेजी और सटीक तरीके से दो गोली दाग दें। एक गोली बीच रास्ते में ही आपकी तरफ आती गोली को रोक ले और दूसरी गोली उस बंदूक की नाल में घुसकर उस हथियार को ही बर्बाद कर दे। इतना जादुई और करिश्माई एयर डिफेंस सिस्टम होते हुए भी हमास आतंकी गिरोह अपने हजारों रॉकेट इजराइल तक पहुंचाने में सफल हो गया। दुनिया सवाल ये पूछ रही है कि क्या आयरन डोम को किसी खास वजह से बंद किया गया था, और अगर बंद किया गया था तो उसकी जानकारी हमास को कैसे मिली। दूसरा सवाल साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा है। आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले ये खबर बहुत गर्दिश में थी कि सरकार एक बहुत बड़ी धनराशि देकर पेगासस नाम का जासूसी सॉफ्टवेयर इजराइल से खरीद रही है, जिसके जरिए भारत सरकार को उस पर होने वाले किसी भी हमले की जानकारी पहले ही मिल जाएगी। ये भी एक बहुत पेचीदा सॉफ्टवेयर है। इसको भारत ही नहीं दुनिया के कई मुल्कों ने खरीदा है। अब सवाल यह है कि क्या पेगासस में वाकई वो सहूलियत है जिसके लिए उसको भारी दामों में बेचा जा रहा है, या एक फेल सिस्टम है। इसकी जानकारी भारत सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि इजराइल सरकार को पेगासस से कोई फायदा नहीं हुआ। और अगर पेगासस सही है तो जो सवाल उठता है वो बहुत गंभीर है। क्या ये कोई बड़ी साजिश का हिस्सा है? सवाल यह है कि क्या इजराइल सरकार को हमले का दिन और समय पहले से मालूम था? सवाल यह है कि क्या हमास को पहले से मालूम था कि किस समय आयरन डोम बंद होगा? सवाल यह है कि क्या ये इजराइल और हमास की मिली भगत का नतीजा है जिसमें 1400 इजरायलियों की मौत हो गई और करीब 200 लोग अगवा किए गए थे। इसके बाद इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी और ये तब से जारी है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बीते कई दशकों से विवाद चल रहा है। इसे लेकर कई बार युद्ध भी हुए और युद्ध जैसे हालात भी पैदा हुए। ये विवाद 100 साल पुराना है, जब यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाने की मांग उठी। आइए जानते हैं इस विवाद की जड़ क्या थी और कब कब क्या क्या हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में यहूदियों को निशाना बनाया जा रहा था। इन हालात में यहूदी लोगों के लिए एक अलग देश की मांग जोर पकड़ने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध और नाजियों के हाथों यहूदियों के व्यापक जनसंहार के बाद यहूदियों के लिए अलग देश की मांग को लेकर दबाव बढ़ने लगा। उस वक्त ये योजना बनी कि ब्रिटेन के नियंत्रण वाले इलाके को फिलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच बांट दिया जाएगा। 1947 में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को यहूदियों और अरबों के अलग अलग राष्ट्र में बांटने को लेकर मतदान हुआ और यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाया गया। इस योजना को यहूदी नेताओं ने स्वीकार किया, जबकि अरब पक्ष ने इसको खारिज कर दिया और ये कभी लागू नहीं हो पाया। 14 मई 1948 को पहला यहूदी देश इजराइल अस्तित्व में आया। इसके अगले दिन इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए आवेदन किया और 1 साल बाद उसे इसकी मंजूरी मिल गई। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में 83% देश इजराइल को मान्यता दे चुके हैं। दिसंबर 2019 तक 193 देशों में 162 ने इजराइल को मान्यता दे दी थी और 15 मई 1948 के दिन मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने इस इलाके पर हमला कर दिया।
ये पहला अरब इजराइल संघर्ष था। इसे ही यहूदियों का स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया था। इस लड़ाई के खत्म होने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने एक अरब राज्य के लिए आधी जमीन मुकर्रर की। साल 1956 में स्वेज नहर को लेकर विवाद हुआ, लेकिन यह मामला मैदान जंग से बाहर सुलझा लिया गया। लेकिन साल 1967 में 6 दिनों तक चला अरब इजराइल संघर्ष एक तरह से आखिरी बड़ी लड़ाई थी। अरब देशों के सैनिक गठबंधन पर इजराइल को जीत मिली। गाजा पट्टी, मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप, जॉर्डन से वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम सहित और सीरिया से गोलन पहाड़ी इलाके नियंत्रण में आ गए। 5 लाख फिलिस्तीनी लोग विस्थापित हो गए। आखिर अरब इजराइल संघर्ष साल 1973 का योम किपुर युद्ध था। मिस्र और सीरिया ने इजराइल के खिलाफ ये जंग लड़ी। मिस्र को सिनाई प्रायद्वीप फिर से हासिल हो गया। साल 1982 में इजराइल ने इस क्षेत्र पर अपना दावा छोड़ दिया, लेकिन गाजा पर नहीं। 6 साल बाद मिस्र इजराइल के साथ शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश बना। इजराइल में रहने वाले यहूदी धर्म के मानने वालों का इतिहास सदियों पुराना है। इनकी संख्या वहां 90 लाख से अधिक यानी करीब 74% है। इनमें से करीब 80% लोगों का जन्म इसी देश में हुआ, जबकि अन्य 20% दूसरे देशों से आकर यहाँ रह रहे हैं। यरूशलेम इजराइल की शक्ति का एक बड़ा केंद्र है, जबकि तेल अवीव इसका आर्थिक केंद्र है। देश के सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के हाथों में है। आइजैक हरजोग यहाँ राष्ट्रपति है। इस देश के इतिहास का अधिकांश हिस्सा फिलिस्तीनियों और अरब देशों के साथ संघर्ष कर रहा है, लेकिन इन संघर्षों में एक खतरनाक मोड़ साल 1987 में आया। 1987 वो साल है जब हमास का गठन हुआ। विश्व हमास को एक आतंकी संगठन के नाम से जानता है। हमास का गठन 1987 में मिस्र और फिलिस्तीन ने मिलकर किया था। ताकत और असर पाने के बाद हमास ने 2007 में गाजा पट्टी पर नियंत्रण कर लिया और कसम खाई कि वो इजराइल को बर्बाद कर देगा। तब से लेकर अब तक इस चरमपंथी संगठन ने इजराइल के साथ कई बार युद्ध छेड़े हैं। इजराइल पर हमले के लिए हमास अन्य चरमपंथी संगठनों की सहायता भी लेता है। दूसरी तरफ इजराइल ने 2007 से ही मिस्र के साथ मिलकर गाजा पट्टी की नाकेबंदी कर रखी है। तो ये हो गई हमास की जानकारी। अब आपको बताते हैं गाजा पट्टी के बारे में। गाजा पट्टी 41 किलोमीटर लंबा और 6 से 12 किलोमीटर चौड़ा एक क्षेत्र है, जिसमें 2.3 मिलियन से अधिक फिलिस्तीनी रहते हैं। ये दुनिया की सबसे अधिक घनी आबादी वाले शहरों में से एक है। फिलिस्तीन ब्रिटिश मैंडेट को 2 भागों में विभाजित करने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के साथ 1947 में इजराइल, गाजा पट्टी और यरूशलेम अस्तित्व में आया। यरूशलेम 2800 ईस्वी पूर्व अस्तित्व में आया था। यह नाम सेमिटिक भाषा से बना है और इसका मतलब शांति का शहर या शांति का घर होता है। यहूदी, इस्लाम और ईसाइयों का आस्था का केंद्र यरूशलेम प्राचीन काल से ही धार्मिक विवाद का विषय रहा है। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में कहा गया था कि यरूशलेम को स्वतंत्र दर्जा मिलेगा, पर 6 दिनों के युद्ध के बाद इजराइल ने इस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया और 1980 में यहाँ की संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसने इस शहर को अविभाज्य घोषित किया और इस पर पूरा नियंत्रण इजराइल का हो गया। यरूशलेम पर इजराइल के नियंत्रण की ये स्थिति फिलिस्तीनियों के साथ उसके संघर्ष के मुख्य कारणों में से है, क्योंकि वो इसे अपनी ऐतिहासिक राजधानी भी मानते हैं। ऐतिहासिक संघर्षों को देखते हुए यरूशलेम को अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इजराइल की राजधानी नहीं मानती हैं। पर 6 दिसंबर 2017 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दी थी। गाजा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम के अतिरिक्त वेस्ट बैंक वो एकमात्र फिलिस्तीनी इलाका है जिसकी स्थापना 1948 के संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के तहत की गई थी। हालांकि 1967 में जब अरब इजराइल के बीच 6 दिनों तक युद्ध हुआ, तो यहूदियों ने जॉर्डन रिवर की ओर से वेस्ट बैंक के करीब
5,860 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया। इजराइल ने तब पूर्वी यरूशलेम पर भी नियंत्रण हासिल किया था। वेस्ट बैंक पर फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण का शासन है, जिसके प्रमुख महमूद अब्बास हैं। ये चरमपंथी राजनीतिक दल फतेह से ताल्लुक रखते हैं, जिसका 2000 के दशक से ही हमास के साथ सत्ता को लेकर विवाद चल रहा है। साल 2000 में अमेरिका के कैंप डेविड में जब राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने की आखिरी बार गंभीर कोशिश हुई थी, तभी यह साफ हो गया था कि फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच शांति की राह में केवल यही बाधाएं नहीं हैं। उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री एहूद बाराक और यासिर अराफत के बीच बिल क्लिंटन समझौता कराने में नाकाम रहे थे। जिन मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच असहमति थी वे थी यरूशलेम, सीमा और जमीन, यहूदी बस्तियां और फिलिस्तीनी शरणार्थियों का मुद्दा। कैसी लगी हमारी रिपोर्ट? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।